तो 5-10 मिनट वेट करना है, तो एक काम करो। जो अभी नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना? कहाँ तक पढ़े थे हम्म। हम लोग, कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? ग्रीक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका था, और वो जो पोइट्री के से, और जो जो भी जितने पोएट्री, भी सॉन्ग्स के रोमांटिसिज्म तक हम हेल्प लोग से आए हम हुए लोग थे। नेस्लिन्स का फीलिंग हाँ स्टार्ट हाँ करे हाँ। थे, वहां तक पहुंचे थे। हम्म, तो क्या तुम समराइज कर सकती हो शुरू से लेके अभी तक क्या हम लोग पढ़े हैं? इसको इजी लैंग्वेज में समराइज कर सकती हो इस सारी चीज़ों को, कि तो अभी तक हाँ तुमको हाँ, क्या समझ में आया अभी तक, बताओ शुरू से बस एकदम। टॉपिक बता दीजिएगा, हम बता देंगे। अरे नहीं, मतलब कि फिर जैसे कि स्टार्टिंग से वो फिगर से लेके, फर्स्ट फिगर से लेके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेके, और ऐसा है ना कि जैसे तुम क्या समझी हो, हम वो जानना चाहते हैं ना, इतना दिन हम्म। से क्या तुमको समझ में आया पूरे पढ़ाई में, उसको बस समराइज करो, ठीक है? अच्छा, ठीक है। तो हम एक सेकेंड में बुक लेके आते हैं, ठीक है, उसमें टॉपिक्स देख के बताएंगे। हाँ, ठीक 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 है, लाइए बुक लाइए। ठीक है। रौनक, अपना माइक ऑन करना, रौनक। रौनक। रौनक, हेलो रौनक, आवाज जा रहा है मेरा तुमको? हेलो। ये ऐड है लेकिन ये माइक नहीं ऑन कर रहा है। अभिनव, मेरा आवाज जा रहा है क्या अभिनव? हेलो। ये रौनक पता नहीं कहाँ है। बोल। हाँ भैया। हाँ, कैसे एक्सप्लेन एक्सप्लेन करो। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्टिंग से। कल कल का सिर्फ नहीं पूछ रहे हैं हम, तुम्हारा स्टार्टिंग से अभी तक हम्म। जो जितना चीज पढ़ी हो ना, वो सबको हमको समराइज करके बताओ कि क्या क्या पढ़ी हो, तुमको क्या क्या समझ में आया है, ठीक है? हम वो कह रहे हम्म। हैं। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर में, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फेडरिक सूरियो, ठीक है। वो हम्म एक पिक्चर बनाए थे, इमेजिनरी पिक्चर, ठीक है। और वो हम्म सोचे थे कि ऐसा शायद कभी ना कभी होगा। तो उसमें हम्म ऐसा पिक्चर था जिसमें सबके सब स्टेट के पास, मतलब कोई भी हर एक नेशन के पास हम्म अपना फ्लैग था। और उसके हम्म, साथ उन लोग के और वो सब कोई आगे बढ़ रहे थे मोनार्की को छोड़ के, और ठीक डेमोक्रेसी है। की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ठीक है। और वहां पे एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था, जिनके हाथ में एक वो किताब था, और एक हाथ में आई थिंक फायर करके कुछ था। नहीं, टॉर्च और था, फायर नहीं, टॉर्च हाँ, था। टॉर्च, सॉरी, टॉर्च था। ठीक है। और उनके हाथ में बुक था जिसमें लिखा था जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब हम्म। उसमें अधिकार के बारे में लिखा था। ठीक और है। पिक्चर के ऊपर में जैसे एंजल्स हो गए, यीशु मसीह हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, ये सब उन लोग को ब्लेसिंग दे रहे हैं कि हाँ तुम लोग आगे बढ़ो। और इसमें सबसे आगे था आई थिंक फ्रांस या फिर यूएसए था। यूएसए सबसे आगे था, ठीक है। हाँ हाँ, यूएसए आगे था। उसके ठीक है। बाद से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, और आइडिया ऑफ नेशन, मतलब नेशनलिज्म का भावना सबके अंदर आया। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ था कि जो मिडिल क्लास थे वो थोड़े फ्रेंच एजुकेटेड रिवॉल्यूशन, थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रीजन भी इसमें एक्सप्लेन करना है तुमको, ठीक है ना, कि रीजन क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? रीजन यही था क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वो मोनार्की को छोड़ के इंडिपेंडेंट बने। क्यों, रीजन क्या था मोनार्की को छोड़ने का?
क्योंकि ट्रेजरी वगैरह खाली हो गया था और ज्यादा टैक्सेस इम्पोज हो रहे थे उन लोग पे। ठीक है। और कोई रीजन? और कोई रीजन तो याद नहीं आ रहा है। अब और कोई रीजन नहीं आता है, चलो ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इसमें और हाँ, एक्सप्लेन करो। तो जो मिडिल क्लास थे जिसमें से जैसे कि वो आते हैं एडवोकेट्स, बिजनेसमैन, जितने भी एजुकेटेड पीपल थे वो आते हैं उसमें। और ये लोग चाहते थे कि फ्रेंच में रेवोल्यूशन है। और हम्म। इन्होंने दो आइडिया लाया, ला पेट्री और ला सिट्रियो करके। ला हम्म। पेट्री का मतलब होता है फादरलैंड, जैसे हमारे हम्म। यहाँ जैसे नहीं बोलते भारत माता, वैसे ही वहां पे हम्म। ये लोग लाया ताकि उन लोग में जो कॉमन पीपल थे उनमें नेशनलिज्म का भावना आ पाए, ठीक है। हम्म। और फिर से उन लोग ने क्या किया कि मोनार्की जो फ्लैग था उसको हटा के, मतलब रिप्लेस करके एक न्यू फ्लैग, ट्राई कलर का फ्लैग लगाया जो फ्रेंच का फ्लैग था। और ठीक है। फिर से वो लोग एक स्टेट जनरल करके कुछ इलेक्ट किया था, याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, आप बोलते जाओ बोलते जाओ। हाँ, और उन्होंने सॉन्ग्स वगैरह स्टार्ट कर दिए थे बनाना। हम्म। और फिर से वेट ऑन मेजरमेंट को एक क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कर दिया था। बिल्कुल चलिए। क्योंकि वहां पे ना वेट और वेट फ्रेंच, मेजरमेंट को मेज में वेट मेजरमेंट को यूनिफॉर्म करने का मतलब क्या है? मतलब जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। अगर एक एक नेशन में बहुत सारे डाइवर्सिटी है और वहां पे किसी और स्टेट में दूसरा मतलब मेजरमेंट चलता है, अगर वहां पे 10 रुपए का कुछ चीज मिल रहा है और हमारे यहाँ 5 रुपए का मिल रहा है, तो इसी को हम लोग अगर यूनिफॉर्म कर देंगे तो यहाँ पे भी 5 रुपए, उधर भी 5 रुपए का ऐसे सामान मिलेगा, मतलब ठीक है इक्वल ठीक हो है जाएगा एक चीज का ठीक है दाम। ठीक है ठीक है, और आगे? और उसके बाद से हाँ हाँ, फिर उसके बाद से नेपोलियन आए थे हम्म। जो नेपो वो मिलिट्री के थे। और उन्होंने क्या किया था कि कुछ एक नेगेटिव भी कुछ लाए थे और पहले पॉजिटिव लाए। क्या किए वो लोग, एक सिविल कोड ऑफ 1804 लाए। उस उसको हम्म। नेपोलिक कोड भी बोला जाता है, जिसमें कि उन्होंने क्या किया था कि जो बर्थ पे जो प्रिविलेज मिलते थे ना, उसको हम्म। हटा दिया था। अच्छा ठीक है, और? और वेट और मेजरमेंट को यूनिफॉर्म कर दिया था। और फिर ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज को वो ज्यादा ये करते थे, मान्यता देते थे। इसका क्या रीज़न था फ्रेंच लैंग्वेज को मान्यता देने का? क्योंकि वो प्रमोट करना चाहते थे वो लैंग्वेज पूरे यूरोप में। नहीं, ठीक है चलिए आगे बताइए आगे बताइए, चलिए हाँ ये भी सही है आपका बात, चलिए आगे बोलिए। हाँ, और वो ऐसा किए थे जैसे कि पहले मेंस में अगर अगर किसी का बेटा है तो उन्हीं के नाम पे प्रॉपर्टी होता था उसके फादर का। बट इसको हटा के उन्होंने डॉटर को भी वो प्रॉपर्टी पर नाम लेने का ऐसा दिया था उन्होंने। ठीक है, आगे इसके आगे क्या हुआ था? उसके आगे क्या हुआ था कि अब जैसे उनका अब फ्रेंच लोग उनको मानने लगे कि यार ये तो हम लोग का वो क्या बोलते हैं, मुसाफिर नहीं होता है, हम्म। मसीहा निकल गए जो इतना बड़ा काम वगैरह कर दिए। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि वो मिलिट्री के हेड थे तो उन्होंने इम्पोज पावर, ज्यादा अपना पावर को इम्पोज करने कर दिया। और उन्होंने क्या किया, जब वो वॉर में थे तो वो जो कॉमन पीपल थे उनको जबरदस्ती फोर्सफुली डालने लगे आर्मी में। और वो चाहते थे कि सब कोई लड़े उसमें ठीक है, आगे? वॉर में। अब और बोलते जाओ, आप टैक्स बोलते जाओ। बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। और फिर हम्म। से फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ज्यादा ये कर रहे थे, ठीक है, आगे? मान्यता दे रहे थे और इम्पोज कर रहे थे कि हाँ तुम मतलब फ्रेंच लैंग्वेज अपना। और जब हम्म। ये हार गए वाटरलू के ये क्या बोलते हैं वॉर में, बैट। तो हाँ हाँ। इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ वेनर क्या था, वियना वियना। हाँ ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया था, हम्म। जिसमें था क्या हमको याद नहीं आ रहा है। आप बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बोलते जाओ, क्या समझो क्या नहीं समझो बोलते जाओ। हाँ, उसके बाद द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का टॉपिक आता है। तो ठीक है। इसमें पहले बताया जाता है कि हम लोग
हैप्सबर्ग एम्पायर के बारे में, जिसमें ये रहता है कि वहाँ पे बहुत छोटे-छोटे मतलब स्टेट थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी था। जैसे कोई जर्मन बोलता था, कोई इटालियन बोलता था, तो इसी चक्कर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी था। हम्म। बोलिए। और उसके बाद था, हाँ, तो उसके अंदर हुआ क्या था ये उतना याद नहीं है हमको। बस इतना पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी था और इसी को लेके कुछ हुआ जो था, याद मैप नहीं से रहा। मैप से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था उस क्लास में, आप थी मैप वाले क्लास में, जिसमें हैविस एम्पायर के बारे में पूरा बढ़िया से हम बताए थे। हाँ, बताए थे कि हाँ, वो बहुत बड़ा एम्पायर था, उसके अंदर छोटे-छोटे स्टेट थे, हम्म। जिसके ऑस्ट्रेलिया, हंगरी ये सब थे हम्म। और वहाँ पे लैंग्वेज अलग था, पूरा डाइवर्सिटी था। हम्म। उसके बाद हुआ क्या था ये नहीं पता। भूल गए, अच्छा चलो ठीक है। और आगे बताइए, और अगला का टॉपिक क्या है? एरिस्टोक्रेट एंड द न्यू मिडल क्लास। ठीक है। और एरिस्टोक्रेट थे जो मतलब लैंडलॉर्ड्स थे होते थे, उनको एरिस्टोक्रेट बोलते थे। हाँ। और वो मतलब ऐसा था कि वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे और वो मतलब अपने ही कास्ट के एरिस्टोक्रेट के साथ ही शादी मतलब मैरिज वगैरह होता था और अपने हम्म। स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो लोग ऐसा करते थे। ठीक है, और आगे फिर और आगे। उसमें पीजेंट्स भी आते हैं और इनका एरिस्टोक्रेट का वो मेजोरिटी बहुत कम था, माइनॉरिटी में था इनका मेजोरिटी ठीक है। पॉपुलेशन। और अच्छा ठीक। अब उसके बाद पीजेंट्स आते हैं, पीजेंट्स का पॉपुलेशन मेजोरिटी में था बट वो बहुत पुअर थे ठीक है। और इसीलिए उनके बात को दबाया जा सकता था इजीली। हम्म। तो उसके बाद द मिडिल न्यू मिडिल क्लास के बारे में नहीं बताइए आप। न्यू मिडिल क्लास वही थे जो चाहते थे कि कंट्री में ये नेशनलिज्म आए और एक नेशन अच्छे से बने, मतलब इंडिपेंडेंट नेशन बने हमारा फ्रेंच। ठीक है। और न्यू मिडिल क्लास लोग कहाँ से आए थे, कैसे मतलब उनका कैसे फॉर्मेशन हुआ था, इसके बारे में आपको पढ़ी थी, आप बताए थे आपको? हमको इतना पता है कि हाँ वो एजुकेटेड थे और इसी वजह से उन लोग को ऐसा दिमाग में आया कि हाँ हमारे देश में होना चाहिए, हम लोग क्यों है यहाँ पे मोनार्की सिस्टम में, ठीक इसीलिए। है। अच्छा, अगला टॉपिक अब आगे, उसके आगे बताइए क्या क्या हुआ था। और उसके बाद शायद व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल ये नेशनलिज्म को मैंने टॉपिक पढ़ा एक्सप्लेन। है क्या आप? ये टॉपिक नहीं पढ़ाया था मैं, याद है कि नहीं? लिबरल नेशनलिज्म को द एज ऑफ रिवॉल्यूशन में मैंने एक्सप्लेन करा था ना अलग से। हम्म, चलो हमको ठीक तो है, याद आगे नहीं। आप आगे बताओ, आगे बताओ, ठीक है आगे बताओ, उसके आगे बताओ। और शायद ऐसा बीच में हुआ था कि जो बर्बन डायनेस्टी थी जो पहले, हम्म। वो फिर से रिस्टोर हो गई क्योंकि जो न्यू कंजर्वेशन जो थे, क्या नाम था, न्यू कंजर्वेटिव्स, वो हम्म। चाहते थे कि फिर से वो मोनार्की सिस्टम आए बट कब से वो कब अच्छा, बर्बन डायनेस्टी कब फिर से एस्टेब्लिश हो गया? जब ट्रीटी ऑफ वेना हुआ तो ये रशिया, ये पुर्शिया, ये सब चाहते थे कि हाँ वो फिर से बर्बन किंग डायनेस्टी फिर से रिस्टोर हो अच्छा क्योंकि ठीक वो है। मोनार्की चाहते थे। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, आपने अभी इससे पहले क्या बोला था, बर्बन डायनेस्टी से पहले कुछ और बोला था ना आपने? एक और क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में, हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। कंजर्वेटिव। हाँ, कंजर्वेटिव्स कौन थे? वो चाहते थे कि मॉडर्नाइजेशन ना आए बट वो ठीक है। चाहते थे कि जो ऐसे कुछ कुछ क्या बोलते हैं आइडियाज थे ना, वो हम्म। वो रखना चाहते थे। ठीक है। जैसे कि ठीक है। नेपोलियन कोड का जितना भी था ना, वो हाँ हाँ। रखना चाहते थे, लेकिन बाकी जो बाहर से आते वो नहीं उनको पसंद था। नेपोलियन वो तो वुमेन पुराने को। ख्यालात वाले थे। अच्छा, तो नेपोलियन तो वुमेन को अधिकार दिया था, वो अधिकार क्या वो किंगशिप में दे रहे थे? नहीं, ये नहीं दे रहे थे। ठीक है। अच्छा, आगे और उसके टॉपिक में आगे बढ़ाइए उसको। तो इसमें गुजिपी मजनी का हमको तो पता ही नहीं था, उसके बाद से ना हम स्टार्ट किए। ठीक है, उसे भी मजीनी के बारे में आपको डिटेल में पता नहीं है, ठीक है। नहीं पता। हम आज और सर से पूछे हैं तो वो बता रहे थे कि सीक्रेट सोसाइटी के कुछ मेंबर थे।
ठीक है, गुसेपी मजीनी के, अरे अच्छा ठीक है, हो गया ना। और उनकी रोमांटिसिज्म। शायद वो ना क्या करते, हाँ याद आया वो, किसी मतलब जैसे कि हैक्सबर एम्पायर था, वहां पे जाके वो अलग अलग करना चाहते थे, हमको उतना ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ठीक है वो ठीक है, चाहते थे कि अ, याद नहीं आ रहा बस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रोमांटिसिज्म को एक्सप्लेन कर सकती हो, कल जो पढ़े थे, रोमांटिसिज्म। हाँ वो ग्रीक रेवोल्यूशन पढ़े थे और जुलाई रेवोल्यूशन पढ़े थे। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए, क्योंकि 7:15 होने वाला है, बच्चे लोग कोई नहीं आए क्लास में, सारे लोग कहाँ पता हैं? नहीं, नहीं पता और ये हमको। दूसरा दूसरा लर्निंग्जा करके कौन ऐड हुआ है? हेलो, माइक ऑन वो करना। भैया कोई ही है शायद। अतुल है? अच्छा, अतुल कहाँ गया सब लड़का सब? कोई नहीं आने वाला है क्या? हेलो अतुल, माइक ऑन करना। हाँ भैया घूम रहा है सर। अच्छा, कोई नहीं आएगा क्या आज क्लास में? वो फोन किया तो बोल रहा है कि आए पार्टी में कोई अच्छा, घूम रहा है। रौनक आया हुआ था, फिर कहाँ चला गया? कहा डाला है कि कहीं बाहर है। आयुष रौनक वो दोनों साथी में हैं बाहर। अच्छा ठीक है, तो अब क्या किया जाए? अच्छा ठीक है, अतुल तुम अपना माइक ऑन रखना, कैसे से अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है। अतुल, थोड़ा सा तुम तो हमको जो नेशनलिज्म इन यूरोप या रोमांटिसिज्म तक क्या हम लोग भैया, पढ़े हम थे ना? कंप्लीट कर दे तो उसके बाद से बोलते हैं, हम आपका कंप्लीट कर दे कंप्लीट, क्या? ग्रीक रिवॉल्यूशन कल वाला जो है वो आप कंप्लीट करना, थोड़ा सा अतुल से बात कर लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, वो समझ गया गोसिपी आपको, मजदूर हाँ। वाला आज बता दीजिएगा, हाँ। हाँ हाँ, अगर बच्चे लोग नहीं जुड़ते हैं तो फिर आप ही 2 आदमी रहिएगा, तो बाकी जो भी डाउट है वो आज क्लियर करेंगे ना। फिर तो चैप्टर में आगे कैसे बढ़ेंगे, वो लोग नहीं पढ़ पाएगा फिर तो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ चलो, अतुल एक्सप्लेन करना जरा नेशनलिज्म इन यूरोप को, रोमांटिसिज्म कल तक हम पढ़ाए थे, फुल फर्स्ट टॉपिक से लेके अभी तक का। हेलो अतुल। हेलो। आई थिंक वो बाजार में है, इसीलिए थोड़ा साउंड आ रहा था। ओ, हेलो अतुल। ठीक है ठीक है। हम्म। ठीक। तो भाई आज रिकॉर्ड नहीं करना फिर ये वाला, क्या रिकॉर्ड करना फिर, क्या बोलते हो अभिनव? चलो ठीक है। हाँ कशिश, तो आपको डाउट कहाँ पे था? गुसेपी मजीनी के बारे में, ठीक है ना? हम्म। उससे उससे ऊपर और कोई डाउट था आपको, जैसे कि और एक कुछ भी? सेकेंड, बताते हैं। हाँ जैसे आपने पूछा ना, कि न्यू मिडिल क्लास जो था, तो वो क्या सही था मेरा कि गलत था? क्या बताया था न्यू मिडिल क्लास के बारे में आपने? वही कि जो एजुकेटेड पर्सन थे, उनके दिमाग में आया कि हाँ नेशनलिज्म नेशनलिज्म आना चाहिए हमारे कंट्री में, तो वही थे, एजुकेटेड पीपल थे चलिए वो पहले लोग। न्यू मिडिल क्लास को आपको एक्सप्लेन करते हैं। न्यू मिडिल क्लास लोग नहीं कौन नहीं, थे न्यू उसके मिडिल? ऊपर वो हैक्सबर एम्पायर था ना, हम्म। उसको एक्सप्लेन कर, इतना तो पता है कि हाँ वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत था, और इसी की वजह से वहाँ पे कुछ हुआ था, वो नहीं पता क्या हुआ था। चलो रुक जाओ, अभी फटाफट हम स्क्रीन शेयर करते हैं आपसे, 1 मिनट रुकना, क्योंकि वो पीडीएफ खोल लेते हैं, क्योंकि जिसमें हैब्सबर्ग एम्पायर को एक्सप्लेन किया गया है। बिना मैप का तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैप के लिए हम इसको ऑन करते हैं। कहाँ गया इसका? ये सर, ये रहा। यहाँ देखिए मैप, ठीक है, आपको दिख रहा है, विजिबल है मैप? हाँ हाँ। ठीक है। तो है, पहले सबसे पहले हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, ये पूरा एम्पायर जितना भी आपको दिख रहा है, ये पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर था, ठीक है। कहाँ गया ये वाला? ये पूरा जितना भी रेड कलर में पेंटेड है, अरे क्या हो रहा है ये? हम्म, ठीक है ना, ये जितना भी वो रेडिश कलर में है, यहाँ से पूरा ये, ठीक है, देख लीजिए आप। हम्म। ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये है, ये इसको पहले चेज रिपब्लिक है, ये वाला पार्ट ये, ठीक है। और ये ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये दोनों जो जर्मनी से रिलेटेड थे, ठीक है।
जर्मनी से सटे हुए थे, बॉर्डर पे थे ना जर्मनी के, दिख रहा है ना। तो हम्म। ये लोग ज़्यादा जर्मन लैंग्वेज प्रीफर करते थे, ठीक है। और फिर ये देखिए, ये पूरा इटली है यहाँ नीचे में, दिख रहा है वाइट कलर का, ये वाला। हाँ। और ये इटली का थोड़ा सा पार्ट ये वाला देखो आप, ये वाला। एक मिनट में इरेजर से मिटा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये नीचे इटली हो गया, ठीक है। और ये छोटा सा पार्ट इटली का ये वाला हो गया, ये भी हैब्सबर्ग एम्पायर में आता था। ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज था, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज था। अब नीचे में आओगे तो यहाँ पे हंगरी में, तो वहाँ का हंगेरियन लैंग्वेज पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, ध्यान में नहीं मेरे। तो वहाँ का वो लोकल लैंग्वेज था। और ये ऊपर में देखो, यहाँ पे पोलैंड है, ये जो व्हाइट कलर का ऊपर का पार्ट है ना, ये वाला, ये पोलैंड है, ठीक है। और इधर यूक्रेन है। तो पोलैंड का अपना लैंग्वेज था, पॉलिश लैंग्वेज पोलैंड में बोला जाता था। तो ये लोग जो थे पोलैंड से जितने भी जुड़े हुए इस बॉर्डर लाइन के लोग थे, यहाँ स्लोवाकिया, थोड़ा बहुत यूक्रेन के लोग, ये लोग पॉलिश लैंग्वेज प्रीफर करते थे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो आप समझ सकते हाँ। हो कि यहाँ पे एक जगह जर्मन बोला जा रहा है, एक जगह पॉलिश बोला जा रहा है, और एक जगह पे आपको हंगरी का वहाँ का लोकल लैंग्वेज बोला जा रहा है। तीनों जगह पे तीन लैंग्वेज, तो तीन कल्चर होगा जरूर, लैंग्वेज अलग कल्चर अलग, ठीक है। हम्म। तो ये सारे लोग जब अलग थे, फिर यहाँ पे बताया गया है कि इस एम्पायर में जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, तो इनसे कैसे ये लोग अलग होके और फिर एक पूरा जर्मनी को यूनिफाई किए, ठीक है ना। जर्मनी, पूरा जर्मनी बाद में तो ये पूरा जर्मनी हो गया ना, ये जो जर्मनी यहाँ दिख रहा है, इसमें ये भी मर्ज हो गया, ठीक है। बाद में पूरा एक अखंड जर्मनी बना, जो जर्मनी का मैंने आपको यूनिफिकेशन अभी पढ़ाया नहीं है, वो तो बाद का टॉपिक है ना, हम्म। ठीक है। तो अब यहाँ पे लैंग्वेज अलग था, यहाँ पे ये अलग एरिस्टोक्रेट्स, यहाँ के एरिस्टोक्रेट्स लोग अलग लैंग्वेज बोलते थे। और ये लोग आपस में क्या करते थे कि आपस में जब जुड़े रहने के लिए ये लोग आपस में ही शादी करते थे, क्योंकि वो लोग का पॉपुलेशन कम था, ठीक है ना। तो वो लोग कहीं और किसी और से शादी नहीं करते थे, वो लोग यही आपस में गठबंधन जैसे होता है ना, कि लड़की का शादी कर दिए तो हम लोग का गठबंधन हो गया, तो ये आपस में यूनाइट रहते थे, समझ गए। हम्म। हाँ। और यहाँ का बात ये हो गया, इसमें आपको और कुछ पूछना है और कुछ डाउट है कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें। तो इसमें यही ना था कि बहुत ज्यादा लैंग्वेज का ये प्रॉब्लम होता था और वहाँ पे कनेक्शन था बिकॉज ऑफ ये मैरिज, है ना। हाँ हाँ। तो इसके बारे में जानना है ना, तो हैब्सबर्ग एम्पायर का कैसे ये टूटा। तो इसको करने के लिए गुसेपी मजीनी की बात की जाती है। गुसेपी मजीनी तो प्रॉपर इटली के थे, उनका तो बात ही हटा दीजिए, ठीक है ना। गुसेपी मजीनी तो इटली के थे ना, वो तो इटली पे काम किए थे, यहाँ पे उनसे कोई हम्म। कनेक्शन नहीं था उनका यहाँ पे, ठीक है। हैब्सबर्ग एम्पायर में कोई मतलब नहीं था उनका यहाँ पे। गुसेपी मजीनी सिंपल यहाँ के थे। वो इटली के यूनिफिकेशन का ट्राई किए थे, कब, उसी टाइम पे, एट ए टाइम में वहीं पे उन्होंने इटली के यूनिफिकेशन का ट्राई किया था। यहाँ पे देखिए गुसेपी मजीनी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा पढ़ाया था। यहाँ देखिए 1805 तो में इनका वो जन्म क्या हुआ था। किए थे इटली में जो इतना फेमस हो गए, गुसेपी और मजीनी इनसे देखिए, क्यों डरता था लोग। लोग डरता नहीं था, गुसेपी मजीनी को तो एग्जाइल पे भेज दिया गया था, डरता नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं करा था। वो एक सिख, देखिए जैसे कि आपको पता है 1815 के बाद, सबको जानती हो, फिर से किंगशिप आ गया वहां पे, कहाँ पे, फ्रांस में। और बेस हम्म। बेस जगह फ्रांस था, वहीं से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था ना। तो जब फ्रांस में ही फिर से किंगशिप आ गया, तो बाकी सब जगह के लोग डर गए, समझ रही हैं। हेलो। क्या, नहीं समझ आया। अब जैसे कि एक कोर जगह है जहाँ पे वैसे होता है ना, कि एक फ्रांस एक जगह है जहाँ से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, अगर फिर से वहीं पे हम्म। वहाँ पे ऑटोमेटिक मोनार्की आ जाए, तो बाकी जितने जगह पे रिवॉल्यूशन हो रहा है, वो लोग भी तो डर जाएंगे ना, कि अरे वहाँ पे जहाँ से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ वहाँ खुद किंगशिप आ गया, तो बाकी जगह के भी तो किंग्स लोग टाइट हो जाएंगे ना, वहाँ पे भी किंग लोग टाइट हो गए, थोड़ा भी सेंसरशिप लगा दिए, जो भी देख रहे थे कि रिवॉल्यूशनरी टाइप का लोग है उसको पकड़ के या तो बाहर भेज दिया जा रहा था या तो मार दिया जा रहा था, देश निकाला कर दिया जाता था, समझ गई। हाँ हाँ। अब कुछ समझ में आ रहा है। उसी में से एक थे गुसेपी मजीनी थे, वो इटली के आज़ादी के लिए उन्होंने, जैसे कि फ्रांस के आज़ादी के लिए नेपोलियन था, रूसो था, ठीक है ना। वैसे ही इटली के आज़ादी के लिए गुसेपी मजीनी एक एक्टिविस्ट थे, मतलब कि एक विद्रोही थे वो, इटली के विद्रोही आदमी थे, ठीक है। समझ में आ रहा है कौन थे। हाँ हाँ।
हाँ, और उन्होंने वो मिडिल क्लास के टाइप से बिलोंग करते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने एक अपना रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, लेकिन रिवॉल्यूशन उस टाइम पे रिवॉल्यूशन खुलेआम हो नहीं पाता था, क्योंकि वहां पे किंगशिप था। तो वो सारे लोगों ने हर अलग अलग जगह, जैसे जर्मनी में अलग सीक्रेट सोसाइटी बनाया गया, आपको फ्रांस में अलग सीक्रेट सोसाइटी बनाया गया 1815 के बाद, ठीक है। इटली में अलग सीक्रेट सोसाइटी बनाया गया। उसी इटली के जो सीक्रेट सोसाइटी थी, कार्बरी नाम का एक सीक्रेट सोसाइटी था, उसी सीक्रेट सोसाइटी के वो मेंबर थे। और उस कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी में रहते हुए उन्होंने क्या करा था कि एक जगह पे उन्होंने रिवॉल्ट शुरू कर दिया था। कहाँ पे? लिगोरिया में, देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए, लिगोरिया एक जगह था, ये देखिए। और यहीं से इनको फिर क्या हुआ कि जब ये लेकिन ये क्यों नहीं हो पाया रिवॉल्यूशन, ये क्यों नहीं हो पाया? ठीक है, इसका क्या रीजन था कि वो रिवॉल्यूशन करने का ट्राई किया, नहीं हो पाया? क्योंकि इनको पीजेंट्स का सपोर्ट नहीं था, ठीक है। पीजेंट्स के बिना सपोर्ट के ये आगे बढ़ गए थे। पीजेंट्स से बिना पूछे आगे बढ़ गए, पीजेंट्स का इनको सपोर्ट नहीं मिला। और जो भी बिजनेसमैन थे, एरिस्टोक्रेट्स लोग थे, वो तो काफी विरोध में थे ही, ठीक है ना। तो ये बढ़िया लार्ज स्केल पे ये लोगों को वहाँ के मोटिवेट नहीं कर पाए, इस कारण से इनका जो वहाँ का रिवॉल्यूशन था वो सक्सेस नहीं हो पाया। नहीं तो उसी टाइम में ये जर्मनी सॉरी इटली को आज़ाद कर देते, ठीक है, आज़ाद करा देते, ठीक है। हम्म। हाँ, तो उसके उसी टाइम में इन्होंने क्या करा था कि जो सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी में जुड़े हुए भी थे। और फिर उसके बाद इन्होंने जब देखा कि हाँ भाई अब तो ठीक से, मतलब कि 1831 में देखा कि भाई मेरा तो पिटाई हो गया है, मतलब इन द सेंस कि उनको भगा दिया गया वहां से, कहें कि यहाँ से अब आप जाइए, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने फिर क्या करा कि उन्होंने दो अपना खुद का सीक्रेट सोसाइटी बनाया, जिसमें से एक था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप, ठीक है। अब समझ रही हैं बात? समझ में हाँ आया? हाँ। हाँ, हाँ हाँ। तो इन्होंने अपना खुद का बना लिया, क्योंकि वो तो एग्जाइल पे थे, भागे हुए थे, इनको इटली में घुसना मना था। इटली में इनको मतलब वो इटली के वांटेड हो गए थे, मोस्ट वांटेड किंग के लिए, किंग के सामने, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह थे ना रिवॉल्यूशनरी, तो वैसे ही वहां पे वो थे। तो समझिए कि आप कैसे कह रही है ना कि लोग उनसे क्यों डरते थे। भाई हमारे यहाँ भी तो भाई ब्रिटिश सब भगत सिंह से कितना डरता था, है कि नहीं। हम्म। तो इटली के लिए समझिए कि वहाँ के ये भगत सिंह थे। तो भगत सिंह नहीं कह सकते क्योंकि ये उतना हिंसक नहीं थे, हिंसा नहीं करते थे, तो भगत सिंह नहीं, लेकिन भगत सिंह टाइप के थे कि लोग इनसे डरते थे, ठीक है ना। एक ऐसा मैम एग्जाम्पल दिए हैं। अब समझ में आ रहा है आपको गुसेपी मजीनी हाँ कौन हाँ। थे? अब हाँ। गुसेपी मजीनी के बारे में आपको समझ में आ गया, तो अब इसमें आपको क्या डाउट है? यहाँ पे यंग इटली और यंग यूरोप इन्होंने अपना एस्टेब्लिश कर दिया था। और लेकिन ट्राई करा था, तो 1831 में ये पूरा तरह से आज़ादी दिला नहीं पाए थे। और फिर बाद में इटली का यूनिफिकेशन, इटली का एक्चुअली में जो आज़ादी हुआ, इटली आज़ाद हुआ, उसमें बाद में इनका कोई रोल नहीं है। इनके साथ एक और 1833 में, यहाँ पे नहीं दिया है, 1833 में, ठीक है, एक वही गुसेपी मजीनी था, गुसेपी गैरीबैल्ड ऐसी कुछ उसका नाम है, वो थे, ठीक है। उन्होंने इनसे 1833 में इनके यंग इटली जो ग्रुप था उसमें वो जुड़ गए, ठीक है। वो भी एक वहाँ के इटली के, एक होता है ना कि मिडिल क्लास आदमी थे, और वो भी, उनका भी यही थिंकिंग था कि हाँ हमारे देश को आज़ाद होना चाहिए। तो होता नहीं है कि हाँ एक आदमी जुड़ा है तो उसमें एक और आदमी मेंबर, एज अ मेंबर वो जुड़े, कैसे ये कार्बोनरी में एज अ मेंबर जुड़े, उसी तरह यंग इटली में एक गुसेपी गैरिबैल्डी करके एक नाम था उनका, हम दिखाते हैं नीचे में कहीं होगा वो, होंगे। वो क्या क्या हुआ कि वो इसमें जुड़ गए, ठीक है। यहाँ पे ये रहे, ये थे, क्या क्या नाम था? गैरिबैल्डी, ठीक है ना। ये देखिए गुसेपी गैरिबैल्डी थे। ये आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली में पढ़ना है इनके बारे में, ठीक है। हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ बट ये था ना, मतलब उनको ऐसा, मतलब सर बता रहे थे कि हम्म। इनको ना, क्या बोलते हैं, एक जगह से भगाया गया था, फिर वही चीज वो कर रहे थे, मतलब ऐसे इसमें बुक में भी लिखा है, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये कोई नहीं नहीं, मतलब सोशल ऑर्डर को। ये लिखा नहीं, सुनो 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 बाबू, बताते हैं। एक मैटरनिच वहाँ के, अब इटली मान लेते हैं, इटली के वहाँ के जो मोनार्की को सपोर्ट करने वाले एक वहाँ के मिनिस्टर, वहाँ के नेता थे मैटरनिच, ठीक है। हम्म। तो मैटरनिच इनके बारे में बोले थे कि ये जो गुसेपी मजीनी है ना, ये हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे जो समाज है उसके लिए बहुत बड़ा, हमारे समाज का दुश्मन है। तो वो मैटरनिच लोग को कह रहे थे कि ये तुम लोग को भड़का रहा है, इसके बाद में मत आओ, ठीक है।
ये अच्छा, मैटरनिच ने अब समझ आया, क्योंकि वो हाँ मोनार्की को हटा के वहां पे। हाँ, और ये डेमोक्रेसी के सपोर्ट में थे मजीनी, और मैटरनिच हम्म, मोनार्की के सपोर्ट में थे। तो ऑटोमेटिक है कि इसीलिए। मैटरनिच किंग को सपोर्ट करेंगे ना। तो मैटरनिच ने कहा था ये सब बात, कि यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है अंडर लाइन करके, देखो यहाँ पे। हाँ। मैटरनिच ने डिस्क्राइब करा था ना कि मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ सोशल ऑर्डर। ठीक है, पढ़ो हाँ, यहाँ पे, आप समझ मैटरनिच गए। डिस्क्राइब किया था। हम्म। और क्या डाउट है इसमें, जल्दी से बताइए। और वो व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड हाँ, फॉर, ये वाला चलिए हो आ गया। जाइए, अब नीचे आ जाइए, लिबरल। अब गुसेपी मजीनी के बारे में कोई डाउट नहीं ना है आपको? नहीं नहीं, ये नहीं, ऊपर वाला था। ये एरिस्टोक्रेट एंड न्यू मिडिल क्लास वाले के ऊपर था। इसमें ये तो कंजर्वेटिज्म हो गया, ये वाला ना लिबरल नेशनलिज्म। देखिए, लिबरल हम्म। नेशनलिज्म था जैसे कि मिडिल क्लास आदमी लोग, ठीक है। अब मिडिल क्लास आदमी कैसे अपने यहाँ के लोगों को, पीजेंट्स को, या फिर जो दूसरे लोग हैं नॉर्मल, जो दूसरे पब्लिक हैं, उनको कैसे एक करके अंदर में आजादी का भावना ला सके, ठीक है ना। वो काम जो कर रहे हैं, जैसे कि हम आपको, जैसे कि भगत सिंह, महात्मा गांधी, जितने भी रिवॉल्यूशनरी लोग थे, उन्होंने जनता को एक किया कि नहीं किया यहाँ पे, देश को आजाद कराने के लिए, हमारे देश को आजाद कराने के लिए। हम्म। वैसे ही वहाँ के जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, वो लोग कोशिश में लगे थे, और वो लोग पूरा अपना जो खुद का रिवॉल्यूशन कर रहे थे ना, उस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को लिबरल नेशनलिज्म का नाम दिया गया। एक ग्रुप था वो, मिडिल मैन, मिडिल क्लास लोग का एक पूरा ग्रुप था, उसको लिबरल नेशनलिज्म का नाम दिया गया। समझ में आ रहा है? हम्म। लिबरल नेशनलिज्म में और कोई आपको डाउट है? और जो ग्रुप थे, उनके उसमें जो मेंबर्स थे, उनको लिबरल नेशनलिस्ट कहा गया। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और कुछ हम्म। समझ में, और कुछ इसमें डाउट है आपको लिबरल नेशनलिज्म में? नहीं। अच्छा, और कहाँ पे डाउट है बताओ आप? कंजर्वेटिव्स के बारे में पता है ना? हाँ, जो पुराने ख्यालात के थे और हाँ जो ठीक चाहते है। थे मोनार्की सेटअप हो। और किस चीज़ हाँ, के हो बारे में आपको गया। भी डाउट था कि आपको समझ में नहीं आ रहा था, बताओ जल्दी से। नहीं, हो गया। हो गया। हाँ हाँ। अच्छा, डाउट था ना आपको कि आप पूछ रहे थे किस चीज़ के बारे में मैंने एक्सप्लेन करा है कि नहीं, पीजेंट्स के बारे में? पीजेंट के बारे में। नहीं नहीं, आपने भी कहा था ना कि किस चीज़ के बारे में आपने ठीक से एक्सप्लेन करा है कि नहीं करा है। वो न्यू मिडिल क्लास के बारे में। हाँ देखो, न्यू मिडिल क्लास के बारे में आपको मैंने बताया ना अभी, न्यू मिडिल क्लास कौन थे, कि नहीं बताया अभी मैंने? हम्म। नहीं। नहीं बताया, चलो ठीक है। न्यू मिडिल क्लास कौन थे? वो पीजेंट्स में से ही निकले हुए थे। तो कैसे निकले थे पीजेंट्स में से? थर्ड क्लास में से, पहले तो फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास दो ही ग्रुप होता था, है कि नहीं। बाद में इनमें से हम्म। एक तीसरा ग्रुप आया, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास लोग थे कौन? तो अर्ली 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। कहाँ पे? अर्ली 18 सेंचुरी नहीं, लास्ट 18 सेंचुरी में। कहाँ पे? ब्रिटेन में। और स्टार्टिंग के 19 सेंचुरी में आपको फिर से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, जर्मनी और फ्रांस में, ठीक है ना। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंडस्ट्री को कोई तो सेटअप करेगा ना, कोई तो चलाएगा। तो इसी में से कोई हम्म। कुछ मान लेते हैं कि पूंजीवाद, जैसे कि हम आपको एक नॉर्मल स्टोरी सुनाते हैं। एक वेब सीरीज है, अगर आप नहीं देखी होंगी तो, अगर आप चाहोगे तो इंग्लिश वेब सीरीज है, वैसे वो मिलेगा नहीं इजीली वे में। तो पीकी ब्लाइंडर नाम का एक वेब सीरीज है, ठीक है ना। तो ब्रिटिश कल्चर में पीकी ब्लाइंडर एक आयरिश लोग थे, आयरिश यानी आयरलैंड से। वहां पे ब्रिटेन में चार अलग अलग जगह था, उस चारों जगहों को एक किया गया था, ठीक है ना। हेलो, हेलो। हम्म। वो चारों लोगों को वो चार अलग अलग स्टेट आपने स्टेट टाइप बोला। का था। हाँ, आपने बोला कि जो हाँ न्यू मिडिल क्लास थे वो पीजेंट्स में से ही आए थे, लेकिन हाँ हाँ। पीजेंट्स तो बहुत पुअर थे, फिर वो कैसे अफोर्ड कर पाते एजुकेशन ये सब, फिर उन्होंने कैसे इंडस्ट्री किया काम करके। इंडस्ट्रियलाइज नहीं नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ना जैसे जैसे। तो हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अब जैसे कि अच्छा। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जैसे कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वहां पे सारे चीज सस्ते मिलने लगे। तो वो लोग वहां से माइग्रेट करने लगे। या फिर जो लोकल भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोकल जो इंडस्ट्री था, तो जैसे कि होता है ना कि गलत काम भी, जैसे इसलिए बोल रहे हैं ना कि एक वेब सीरीज आप देखोगे पीकी ब्लाइंडर में, तो वो लोग क्रिमिनल, तो कुछ आप लोग थोड़ा पीकी क्रिमिनल। ब्लाइंडर देखे हैं शायद, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और वो हाँ, तो हाँ, देखे हैं वो लोग मैंने। कुछ आपको, कुछ लोग कुछ सट्टाबाजी करते हैं, कुछ थोड़ा दो नंबर का भी काम करके, ऐसे हाँ करके हाँ, वो लोग थोड़ा देखे सा, हैं। होता है ना कि मूव ऑन करके आगे बढ़ गए, पैसा वैसा वो लोग थोड़ा बना लिए, ठीक है ना। लेकिन वो लोग हम्म। एरिस्टोक्रेट्स के लेवल के नहीं हो पाते थे कभी भी। तो लेकिन वो लोग
अब एजुकेटेड हो गए थे, क्योंकि भाई अब कुछ पैसा कमा रहे हैं तो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे को पढ़ाने के लिए ब्रिटेन भेज दिए, ठीक है ना। कहाँ के, फ्रांस के लोग, या फिर फ्रांस के, मतलब ब्रिटेन भेज दिया, यानी वो चुपचाप ब्रिटेन माइग्रेट हो गया, क्योंकि ऐसे तो फ्रांस और ब्रिटेन का बनता नहीं था। तो चुपचाप कुछ लोग को ब्रिटेन भेज दिया गया, अलग अलग देश जहाँ जहाँ जो है पढ़ाई, यूएसए भेज दिया गया, जहाँ पे बच्चे लोग कुछ पढ़ के कुछ एजुकेशन, कुछ नॉलेज उनको हो सके, ठीक है ना। अब जब सारे बच्चे लोग, नए नए कुछ बच्चे लोग पढ़ लिए, उन्हीं में से कुछ बच्चे लोग बाहर निकले, तो वो लोग आए, फिर वापस आए तो देखे कि फ्रांस में हमारे साथ क्या मेरे माता पिता या मेरे फैमिली के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ क्या व्यवहार हो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ, तो समझ आया। ऐसे थे मिडिल क्लास लोग, इस पीजेंट से निकले हुए थे। और इन्होंने पढ़ लिख कर, जब इन लोगों के पास एजुकेशन आ गया, तो ये लोग आगे भी निकल के इन्होंने रिवॉल्यूशन करना, कहा कि भाई हम अब तुम्हारा गुलाम बन के क्यों रहे हैं, हमारे पास, हमको अपना नेशन चाहिए, हमको अपना हक चाहिए, क्योंकि पीजेंट्स को तो हक मिलता नहीं था, है कि नहीं। तो वो पीजेंट्स के लिए इनडायरेक्टली लड़ रहे थे, लेकिन बाद में ये लोग भी थोड़ा डिवाइड हो गए थे। कब डिवाइड हुए थे, आप इसको जर्मनी वाले रिवॉल्यूशन में पढ़ोगे, कि जर्मनी में जब फ्रैंकफर्ट में वहाँ पे एक सेंट पॉल चर्च था, जहाँ पे मीटिंग हुआ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए। तो वहाँ पे क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया गया, ये जर्मनी में आगे आप पढ़ोगे। उसमें भी एक रीजन था, जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने क्या करा कि वहां पे भी उन्होंने पीजेंट्स का सपोर्ट नहीं लिया। ये लोग अपने आप में खुद को, नहीं होता है कि ये समझने, सुप्रीम समझने लगे कि हम ही अकेले आज़ादी ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, जब तक हाँ, पूरा उन्होंने कंट्री। पीजेंट्स हाँ वगैरह छोटे, वो उनको इंक्लूड नहीं किया था उस हाँ, मीटिंग में, इसीलिए हुआ था। इस कारण से तो ये चीज़ भी आप जान ही रहे हो, ठीक है ना। तो न्यू हाँ मिडिल क्लास के बारे में आपको कुछ इसमें डाउट है कि क्या थे क्या नहीं थे, समझ में आया न्यू मिडिल क्लास के बारे में। अब समझ आ गया। ठीक है, और कोई डाउट है, आज बताओ। नहीं, अब हमको डाउट नहीं है। ठीक है। अब भैया कहाँ, क्वेश्चंस कब करवाइएगा? कौन है, कौन बोल रहा है, रौनक, तुमसे अभी माइक ऑन करा रहे थे तो क्यों नहीं ऑन कर रहे थे माइक तुम। अरे हम बाहर थे, गए थे, थोड़ा पापा बोल रहे थे जाने के लिए, भोज खाना था। ठीक है रौनक, एक काम करो, आज तो तुम लोग आए नहीं हो सारे लोग, लड़के लोग, तो इसलिए पढ़ा नहीं रहे हैं। हम क्वेश्चन कराएंगे, चैप्टर खत्म करने होने के बाद क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं ना, क्वेश्चन का बढ़िया से सेटअप हमको मिल नहीं रहा है। धीरे धीरे क्वेश्चन हम अच्छा क्वेश्चन बना रहे हैं ना, कि जिससे एग्जाम में तुम लोग को बहुत ज्यादा फायदा हो। क्वेश्चन मेरे हाँ पास हाँ। अभी भी है, देखो क्वेश्चन मेरे पास अभी भी है, लेकिन इस क्वेश्चन से तुम लोगों को कुछ खास फायदा होगा नहीं, इस कारण से हम क्वेश्चन ला नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो सोच रहे थे हम्म कि आज ही पूरा मेरा प्लान था कि हम सिलेबस को आज पूरा अच्छे से खत्म कर और आगे बढ़ा के लगभग खत्म ही कर देते आज कल में। लेकिन अब तुम लोग तो खुद ही गायब हो गए हो, कोई आया नहीं हो, तो क्या करें हम। चलो, हम्म अभी अभी 15 मिनट 20 मिनट टाइम है, तो रौनक तुम हमको पूरा फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट टॉपिक से लेके यहाँ तक, रोमांटिसिज्म तक हमको एक्सप्लेन करके बताओ, क्या समझे हो, समराइज करना जरा तुम। भैया, जो हाँ जितना पूछो। हम बताए हैं उसमें से जो सही है सब सही है, फिर गलत है सब। नहीं नहीं, सब सही था, बिल्कुल सब सही था तुम्हारा, अच्छा था, बहुत बढ़िया, तुम एक्सप्लेन भी कर रही थी। तुम थोड़ा सा कहाँ पे तुम बोली, तुम कंजर्वेटिव किस चीज़ के बारे में तुम भूल गई थी बताना, कि ये तुम नहीं बताई हो स्टार्टिंग में, नेपोलियन के टाइम पे कुछ भूली थी क्या वहाँ पे, ऐसा नहीं तुमको तो, याद है। नहीं तो। चलो ठीक है, हमको भी ध्यान में नहीं है, अब रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा कि तुम कुछ भूली हो क्या नहीं भूली हो। नहीं नहीं, और कोई उसमें डाउट। तो कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है। वो तो और बहुत कोई इजी है। और कोई टॉपिक में कोई डाउट है तुमको, कशिश, यहाँ पे यहाँ तक। नहीं नहीं। चलो ठीक है, यहाँ तक पूरा समझ में आ गया है, रोमांटिसिज्म तक, रोमांटिसिज्म में थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा और इसको पढ़ाना है, हाँ ठीक है। ठीक है ना। हाँ। हाँ, तो अब रौनक आप एक्सप्लेन करो, माइक ऑन करो रौनक, हेलो। हाँ हाँ भैया। हाँ, फर्स्ट टॉपिक जो फिगर है ना, फिगर। हाँ। हाँ, जो हमारे फ्रेडरिक सूरो ने बनाया था, वहां से लेके और ये कल के क्लास तक, रोमांटिसिज्म तक जहाँ तक हम पढ़ाए थे, आप समराइज करके बताओ कि आप क्या क्या समझे हो, क्या क्या स्टोरी हम हाँ, बताए हैं। जितना हम बता दे रहे हैं, मतलब जितना है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, फ्रेडरिक सूरियो नाम के एक जो आर्टिस्ट थे, हम्म। जो मतलब लिथोग्राफ टाइप का आर्ट बनाते थे। ठीक है। तो उन्होंने वैसा ही एक आर्ट बनाया था, जिसमें जिसमें उन्होंने दर्शाया था कि बहुत सारे देश के जो लोग हैं वो मतलब आगे बढ़ रहे हैं फ्रीडम की तरफ, ठीक है। रिवॉल्यूशन की तरफ, अपने अपने देश का झंडा लेकर। और उस फिगर में जो साइड में जो नीचे कचरा की तरह जो फेंका रहता है, वो सब जितना भी किंग्स लोगों का सामान वगैरह हो गया, मतलब कपड़ा वगैरह, ड्रेस वगैरह, या उनका क्राउन वगैरह, वो सब होता है। ठीक है। और उसमें
और वो लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे थे, जिनके हाथ में एक इनलाइटमेंट का टॉर्च होता है। ठीक है, ठीक है। हम्म। आप बोलते जाओ, आप बोलते जाओ, हम सुन रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मतलब हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें अच्छा, 1789 में अच्छा, अच्छा, 1789 में वो होता है। एक एक मिनट, वो फिगर में और कुछ नहीं था? और क्या था? और टॉर्च तो था, वो टॉर्च क्या डिनोट कर रहा था? इनलाइटमेंट मतलब फ्रीडम की ओर। चलो ठीक है। एक, बुक नहीं था? दूसरे हाथ में बुक भी तो था। हाँ, वो बुक भी था। तो बुक क्या कह रहा था? चलो ठीक है, आप पूरा पहले एक्सप्लेन करो, हम बीच में टोकेंगे नहीं। अब आप पूरा पहले एक्सप्लेन करो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे आ जाओ फटाफट। हम बता देंगे, मतलब हमको जितना आ रहा है उतना। हाँ, 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 पूरा बताओ, उसके पूरा बताओ। बाद, हाँ, फिर उसके बाद मतलब वो एक ड्रीम देखे थे ऐसा। ये पूरा यूटोपियन विजन था उनका एक। मतलब ये सब रियल नहीं होता। यूटोपियन मतलब हो गया, मतलब जैसे कुछ सोच, मतलब जो पूरा नहीं हो पाएगा वैसे उसी को यूटोपियन विजन बोलते हैं। फिर हम्म, और ये, और फ्रेडरिक सूरियो फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, जिस मतलब 1789 में फ्रेंच मतलब जो भी था फ्रांस को वो रिवॉल्यूशन मिलता है। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, जिसमें मतलब उसमें होता है ये कि मोनार्क पहले उसमें रूल कर रहे होते हैं। बोलो बोलो, सुन रहे हैं, बोलते जाओ। उसके बाद फिर एक समय आता है जिसमें मतलब एक समय पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये होता है कि मोनार्क से पावर छीन कर वहां के फर्स्ट टाइम 1789 में पावर पीपल के पास आ जाता है। ठीक है, ठीक है, बोलते जाओ ना, बोलते जाओ। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा रिकॉल करने दीजिए। फिर वहां पे मतलब जब आता है मतलब पीपल्स के पास जब आता है पावर, तो वहां पे ये सब कुछ आइडियाज वहां पे दिए जाते हैं, जैसे लाभ पैत्रीय हो गया। मतलब वहां पे उनके भूमि लैंड को नाम दिया जाता है लाभ पैत्रीय, मतलब फादरलैंड। और एक ले सिटियन का नाम दिया जाता है, जिसका मतलब होता है द सिटीजन। ठीक है, फिर और ये कहा जाता है कि सबके पास मतलब इक्वल राइट्स होगा, किसी के पास ऐसा कुछ नहीं होगा किसी के पास ज्यादा हो राइट्स या कम हो। और फिर वहां हम्म, पे ट्राई कलर फ्रेंच का एक फ्लैग भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। और हम्म, ईस्टर्न जनरल जो वहां के होते हैं वो भी सिटीजन्स के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। और फिर भैया, थोड़ा जल्दी करना है रौनक, थोड़ा जल्दी करना है, ठीक है ना? और फिर वहां पे जैसे मतलब वहां पे जो आर्मी जो वहां का, फिर जब क्या होता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे आता है मतलब फ्रांस में, तो वहां के फिर फ्रांस वाले मतलब यही सोचता है लोग कि जब पूरे यूरोप में मतलब उसको फैलाया जाए, पूरे यूरोप को में मतलब रिवॉल्यूशन लाया जाए, अगल बगल में जितना भी उतना। तो उसी में जो आर्मी जो ज्यादा के ये सब करवा रहा था, उसी का एक हेड था जिसका नाम नेपोलियन था। हम्म, तो फिर नेपोलियन अपने अंडर में सब कुछ ले लेता है। वो क्या करता है कि जब आता है तो वो सब कुछ करता है, मतलब कि सारा ये वहां पे एस्टेब्लिश करता है पावर्स वगैरह जो भी। लेकिन वो क्या कर साथ साथ में वो डेमोक्रेसी को भी खत्म करते जाता है। लोगों को लगने लगता है कि ये हमारे डेमोक्रेसी के साथ भी मतलब ये खेल रहा है वगैरह, ये डेमोक्रेसी को भी हम लोग पे बर्बाद कर रहा है। तो फिर जो जितने भी वहाँ के सिटीजन्स होते हैं वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और उसको हटाते हैं। जब मतलब नेपो और जब ने नेपोलियन आता है तो वो अपना एक कोड इंट्रोड्यूस करता है, जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। जिसमें वो जिसमें वो बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, अ, मतलब उसमें वो ये बोलता है कि सबको राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगा फिर से आपका। बोलते जाइए, बोलते जाइए अपना। कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा हमको।
कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल, जितना आपको समझ में आए उतना बताते जाइए आप, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है तो हम दूर करेंगे ना कंफ्यूजन। बताइए। अभी इतना में तो इतना ही लगभग समझे हम कि नेपोलियन वगैरह आता है, फिर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है तो उसको हटाया और जाता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक उसके बाद का कुछ नहीं समझे हैं आप? इसके बाद और क्या क्या था? मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो पढ़ाए थे हम। हाँ वो तो जस्ट अभी कल ही ना पढ़ाए थे। हाँ, कल परसों में पढ़ाए हाँ थे तो वो मतलब उसमें फिर अब हम लोग मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़े थे कल, जिसमें था कि अ, उसमें मतलब जर्मनी और इटली, इटली के अंदर हम लोग मतलब देखे थे क्या बोलते हैं रिवॉल्यूशन देखे थे हम लोग उसमें। उससे पहले ये हैम्सबर्ग एम्पायर के बारे में कुछ बताइएगा। हैब्सबर्ग एम्पायर। हाँ, जो हम एक्सप्लेन करे थे, मैप के साथ एक्सप्लेन करा था मैंने। हम्म, चलो ठीक है, इसके बारे में बताइए, आप जो अब बोल रहे हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में, इटली उटली के बारे में बताइए। अब हमको सुनने में आ रहा है कि आप लोग मोबाइल बगल में रख के और बैठ जा रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या सही बात है क्या ये सब? कौन बोला है हम भैया? तो अभी आए हैं, हम अभी आपको आए हैं। नहीं, कुछ वो सुनने में सब का आया है पता हमको। है, बोर फील होता है क्या? पता नहीं, वो वही सब जानता है। हम तो रहते हैं हमेशा, बोलते भी हैं। ठीक है ठीक है, अच्छा, ये अभी और कुछ इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बचा है रौनक? और कुछ आपको लगता है कि कुछ समझना चाहिए? कल तो रोमांटिसिज्म भी पढ़े थे, ग्रीक और जुलाई रिवॉल्यूशन भी पढ़े थे। मैं हम कुछ आपको भी? बता दूंगा अभी, लेकिन थोड़ा होता है ना कि कंफ्यूजन या वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसी वजह से हम आपको अच्छा, कल वाले क्लास में बता देंगे। चलो ठीक है, अब ये बचा है थोड़ा देर। थोड़ा सा हमको वीडियो देखना पड़ेगा आपका वापस से। ठीक है, अतुल। हेलो। है भी अतुल? है अतुल, अतुल माइक ऑन करना, अतुल। नहीं है हेलो। वो शायद, अतुल नहीं है। है ना, अतुल है। हेलो अतुल, माइक ऑन करना अपना। कहीं बाहर हो क्या? पता नहीं कहाँ ऐड पे। दूसरा वाला जो है ना, वो अतुल ही है, लर्निक्सा करके। अच्छा रौनक, बताओ, कोई डाउट है तुमको? इन सारे टॉपिक्स में कुछ भी डाउट है? क्या समझ में नहीं, अभी तुम इतना एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो इस इसमें मतलब कुछ एक बार रोमांटिसिज्म फिर से बताइएगा। उससे पहले किसी चीज में डाउट नहीं है? मतलब डाउट टाइप का नहीं, क्वेश्चंस बनाएंगे ना तब कहीं शायद डाउट आएगा। इसे हमको तो एरिस्टोक्रेट्स मालूम है, जो पावरफुल पीपल होते थे और किंग के सबसे ज्यादा गरीब करीब होते थे। फिर मिडिल क्लास थे जो मतलब पीजेंट से उभर कर आए थे। ठीक और है यही था। फिर लिबरल नेशनलिज्म पढ़े थे, मतलब मतलब जो फ्रीडम, जो जो भी मिडिल क्लास के लोग थे उनका जो फ्रीडम रखने का भावना था, उसी को हम हम्म। लोग लिबरलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। यही सब था। अच्छा, डाउट तुमको तो सिर्फ रोमांटिसिज्म में है? हाँ मतलब कि अभी उसको अच्छे से नहीं पढ़े हैं ना। ठीक है अभी ठीक है, रोमांटिसिज्म के बारे में अब सीधा आप लोग जानिए कि जैसे कि रोमांटिसिज्म तो सबसे पहले रिलेशन रखता है पोएट। कशिश, तुमको भी रोमांटिसिज्म में प्रॉब्लम है? नहीं भैया, हमको तो पता है क्या होता है वो। ठीक है, हम इसको बता देते हैं रौनक को। रौनक, हाँ रोमांटिसिज्म, भैया। रोमांटिक, हाँ 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 हाँ। भैया। अच्छा कशिश, तुम एक बार हाँ रौनक को बोलिए। एक्सप्लेन करना कि क्या होता है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म ये होता है जैसे कि कोई भी पोएट्री सॉन्ग्स वगैरह से हम लोग किसी पीपल को या फिर कॉमन पीपल को इन्फ्लुएंस कर पाए नेशनलिज्म के लिए, उसी को रोमांटिसिज्म बोलते हैं। जैसे पोएट्री सॉन्ग्स आर्ट वर्क्स, इसी वजह से इसी सब को रिप्रेजेंट करके हम लोग बता पाए कि अब इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल को कि नेशनलिज्म का भावना तुम में भी है। यही ठीक है, होता है। रौनक, कुछ समझ में आया या फिर कोई डाउट है? मतलब कि हम लोग मतलब हमें बोले थे कि सिर्फ मार धार करके, मतलब सिर्फ वॉर वगैरह से ही हम लोग मतलब नेशनलिज्म का भावना या रिवॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ पोएट्री वगैरह या जो भी वहाँ का बातचीत करके या जो भी था उससे भी। हाँ हाँ, बिल्कुल, एक्चुअली में आपको बताते हैं। एक्चुअली में मारधाड़ स्टार्टिंग के पीरियड में ही हुआ था। कब हुआ था? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में आपने 1789 में देखा था।
और वहां से लेके और मैक्सिमम आप देखोगे तो जब भी पीजेंट लोग को सताया गया था, जो पीजेंट लोग उब के लड़ाई झगड़ा मतलब हिंसक हुए थे ना, तो वो बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर किया गया था, तब उन्होंने ये वाला स्टेप लिया था। कौन सा? हिंसा वाला स्टेप, वायलेशन वाला स्टेप लिया था वो, ठीक है। जब किंग्स के द्वारा बहुत ज्यादा उन लोगों को हाँ, ये किया गया था, हैरेस किया गया था बहुत ज्यादा। जैसे कि टैक्सेशन बढ़ा दिया गया, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा, खेती नहीं हो रहा था, ये सब बताए थे ना हम आपको। लेकिन ये एक ये रिवॉल्यूशन का एक छोटा सा स्टेप था, ये वॉयलेशन वाला। रोमांटिसिज्म एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा था, जैसे कि लैंग्वेज और कल्चर भी इम्पैक्ट डाल रहा था ना पब्लिक हाँ, को। लैंग्वेज एंड कल्चर। हाँ, वैसे ही रोमांटिसिज्म भी एक बहुत बड़ा एक पार्ट था रिवॉल्यूशन का। कैसे था? तो रोमांटिसिज्म जो था ना, वो आपको एक भावना थी, जैसे कोई भी पिक्चर या पेंटिंग बनाई जाती है ना किसी भी आर्टिस्ट के द्वारा, तो उसमें दिखाया जाता है कि कैसे किंग्स लोग, कैसे राजा लोग, कोई भी जैसे एम्पायर है, कोई भी साम्राज्य है, कैसे किसी भी साम्राज्य छोटे से स्टेट पे या छोटे से जगह पे कब्जा करने के लिए कैसे वहां पे मार काट करता है, कैसे वहां के पब्लिक को मार देता है, बच्चों को मार देता है, औरत के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, शोषण होता है। तो ये सारी चीज को दर्शाया गया है पेंटिंग के द्वारा, ठीक है ना, सॉन्ग्स के द्वारा। तो इन सब चीजों को ही रोमांटिसिज्म कहा गया कि एक ये भी एक भावना है जिससे आप एक रिवॉल्यूशन ला सकते हो, पब्लिक को यूनाइट कर सकते हो, कि पब्लिक यूनाइट होके सामने आए और बोले कि हाँ, हमें भी रिवॉल्यूशन, हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें भी लिबर्टी चाहिए, अब खुद का लिबर्टी चाहिए, ठीक है ना। हाँ। अब कोई डाउट है रोमांटिसिज्म या फिर और कोई टॉपिक में? ना भैया, अभी ठीक है। अभी ठीक है। और किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है कशिश या फिर रौनक, दोनों आदमी में से किसी को? नहीं भैया, हमको तो नहीं है अब। ठीक है, तो क्या करें आज का क्लास में, आज के क्लास में? और तो बच्चे लोग आए नहीं हैं, तो कुछ आगे पढ़ाएं कि छोड़ दें, बताओ आप तो। हम्म, अभी पूरा बच्चा तो है नहीं, तो हम्म, ठीक है। ठीक अच्छा नहीं रह कशिश, डाउट था ना ग्रीक को लेके, जो तुम बोली थी ऑटोमन एम्पायर से रिलेटेड, वो डाउट तुम्हारा हम क्लियर कर दे थोड़ा सा, और जो बचा हुआ था। वो तो कैसे क्लियर कि, हो चुका था। हाँ, तो उसमें जैसे कि तुम रिलेट की थी ना कि ग्रीक के बारे में, कि ग्रीस पे कैसे कब्जा हुआ था ऑटोमन एम्पायर का, उसका भी छोटा सा एक्सप्लेनेशन रोमांटिसिज्म में दिखता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं तुम्हारे सामने, देखो, और तुमको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या प्रोसेस था वहाँ पे। तुम कह रहे थे ना कि कैसे हाँ ग्रीक पे ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा किया था। तो हाँ। इसका एक शॉर्ट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, 1 मिनट रुकना लाइन पे, ये वेट करो। ये फिगर दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख रहा है। हाँ, ये देखो, माशेकर ऑफ कियोस, ठीक है। ये भी एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, यूगिनी डिलेक्रा, डिलेक्रा इन्हें कहते हैं, और प्रोनाउंसिएशन इनका यही है, यूगिनी डिलेक्रो। बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोनाउंसिएशन है, हो सकता है कि मेरे से गलत हो रहा हो। ये भी एक फ्रेंच पेंटर थे, फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ठीक है ना। अब इस ये फिगर क्या दिखा रहा है? तो यही फिगर दिखा रहा है कि ऑटोमन एम्पायर कैसे कब्जा किया था, किस पे? ग्रीक पे। ग्रीक की एक छोटी सी बस्ती थी वहां पे, ठीक है। उस बस्ती पे कैसे इन्होंने मार काट मचाया था वहां पे कब्जा करने के लिए, इस फिगर में दिखाया गया है। और इस फिगर के थ्रू ही जर्मनी में भी दिखाया गया, और इस फिगर के थ्रू फ्रेंच में भी दिखाया गया। वैसे तो ऑटोमन एम्पायर को फ्रेंच जो थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, फ्रेंच के जो किंग्स थे वो ऑटोमन एम्पायर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उन लोगों से वो दुश्मनी नहीं रखते थे। लेकिन ये जो फिगर है ना, वो जर्मनी के रिवॉल्यूशन में, जर्मनी के आज़ादी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ये फोटो, ठीक है। समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ हाँ भैया। हाँ भैया। इसमें आप इसमें आप देखोगे इस फिगर में कि दिखाया गया है कैसे यहाँ पे बंदी बनाया गया। ये तुर्कीज नहीं है, ये तुर्क इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली में ऑटोमन एम्पायर के ये सिपाही हैं जो घोड़े पे बैठे हैं ना, देखो यहाँ पे, ये वाले।
ये ऑटोमन एम्पायर के सिपाही हैं और इन्होंने बंदी बना के रखा है। देखो कैसे बच्चों को मार दिया है, औरतों के साथ शोषण। ये देखो यहाँ पे सबको बंदी बना लिया गया है, इन लोगों का कैसे शोषण किया जा रहा है। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि आप देखोगे कि वहाँ पे एक छोटा सा एक आइलैंड था, ग्रीक ग्रीक का, ठीक है ना, ग्रीस का। उसी ग्रीक्स का एक छोटा सा आइलैंड था, वहीं पे कियोस नाम का आइलैंड था। वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अटैक कर दिया उस पर कब्जा करने के लिए, ठीक है। और उसमें लगभग 20,000 ग्रीक्स को मार दिया गया, कब्जा कर लिया गया उन पे। यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है ना। तो ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा दर्शाता है कि कितने कितने क्रूर थे ऑटोमन एम्पायर वाले। और ग्रीक रिवॉल्यूशन में बताया था कि ग्रीक रिवॉल्यूशन में ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था ग्रीक, है कि नहीं। तो एक रिव हम्म। हाँ, तो एक रिवॉल्यूशन होने का ये सब भी रीजन था कि देखो वहाँ पे कैसे ये लोग मारकाट मचा रहे थे। लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, ऊपर से आप उनके साथ इतना ज़्यादा क्रूरता का व्यवहार करिएगा, तो क्या वहाँ पे रिवॉल्यूशन नहीं आएगा। हेलो। आएगा। ऑफ हाँ कोर्स भैया, आएगा। हाँ, तो आएगा। वो अब समझ में आ रहा है ना कि कैसे वहाँ पे ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है ना। और ये आपके कुछ एग्जाम में भी हो सकता है कहीं ना कहीं से पूछ दे। और ये हम दूसरा बताए थे ना रोमांटिसिज्म के बारे में कल, कि जो जोहान गॉटफ्राइड थे, इन्होंने भी दो दो बात इंपॉर्टेंट बात बोली थी। ये भी एक जर्मन फिलोसफर थे। इन्होंने भी एक दो बात कहा था ना कि किसी देश का कल्चर जानना है तो उस देश के कॉमन पीपल का कल्चर जान जाइए। हम्म। हाँ, ये उसको इन्होंने एक्सप्लेन करा था एक पोएट्री, एक सॉन्ग के टाइप में, इस चीज को, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है। और एक और दो बात इन्होंने कहा था कि जो किसी भी देश का जो सच्चा मतलब किसी देश की जो एक आत्मा होती है, एक होता है ना बैकबोन, मतलब कि आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है ना, वैसे ही कल्चर के बिना किसी देश का कोई अस्तित्व नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ट्रू हम्म। स्पिरिट को नेशन से जोड़ के उन्होंने कहा था कि नेशन का ट्रू स्पिरिट कल्चर होता है, ठीक है ना। इन्होंने दो चीज कही थी और इसको इन्होंने बहुत ही प्यारे ढंग से फोक डांस, फोक पोएट्री या फिर सॉन्ग में इन्होंने कन्वर्ट करके उस चीज को सामने दर्शाया था कि देश का कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, किसी देश का मतलब कि कल्चर पे कितना, और लैंग्वेज वहाँ का कितना इम्पैक्ट डालता है देश को यूनाइट करने के लिए, ठीक है ना। तो इस फिगर से आप लोगों को कुछ समझ में आया कि कैसे ऑटोमन एम्पायर पे भी ग्रीक्स वाले भी रिवॉल्यूशन किए थे। हाँ हाँ, समझ आ गया। समझ आ गया। अब इससे ज़्यादा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ाएंगे तो और बच्चे लोग का छूट जाएगा, फिर कल भी दिक्कत हो जाएगा। और अतुल मेरा सुन ही नहीं रहा है, तो आवाज़ सुनता तब तो हम बोलते कि सारे बच्चे लोग का पूरा प्लान आप लोग करिए, सब लोग मिलके, और तब क्लास हम रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्लास रखेंगे तो फिर कैसे होगा, आप बताओ आप लोग। हाँ, हम बोलते हैं उन सबको, क्यों नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं है ऐसा ही हो। नहीं नहीं, सारे बच्चे लोग जिस दिन आप लोग अच्छे से फ्री रहो, ये शादी वादी का, और आप लोग बता भी दिया करो ग्रुप में कि सर आज क्लास मत रखिए, आज वो बच्चा बिजी है और सारे लोग नहीं आ पाएंगे। तो ग्रुप में जैसे कि आप लोग कह दोगे ना, तो हम नहीं आ पाएंगे, ठीक है, हम भी नहीं आएंगे। हम्म। ठीक है, तो ऐसा। और इन दोनों जो टॉपिक है, ये यहाँ से लेकर रोमांटिसिज्म तक एक बार और दोनों आदमी को, आप दोनों को एनसीईआरटी की बुक से रीड डाउन करना है, ठीक है। और हाँ हाँ, कर आप लेंगे। लोग, और अगर आप लोग को थोड़ा टाइम मिलता है कल तक में, तो एक समरी लिख के आप पूरा भेजोगे कि एक्चुअली में आप दोनों ने क्या समझा। समराइज करोगे लिख भैया के। हम बता दिए, अब हम लिखेंगे क्या? ऐसे ही समराइज क्यों नहीं हो सकता है समराइज। लिखने में मौत आता है, सच में बोल रहे हैं। हम बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हम। तो एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा ना। वो तो पता है, बट अभी तो बता दिए, अब तो पता तो चला कि हाँ हमको पता है। चलो ठीक है, लेकिन ऐसे तुम्हारे हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि तुमको लिखना है। अगर मन करेगा तो लिख लेना, नहीं मन करेगा तो नहीं, बस देखने के लिए कि हाँ आप लोग कितना। सब भैया बुक में ना शॉर्ट नोट है, उसमें से याद है कि हाँ यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे वो था। चलो तो ठीक है, तो आज के लिए अब यही करते हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग सारे लोग प्लान करके ही आना, ठीक है। अब इसके बाद क्लास जब भी होगा तो प्लान करके ही होगा, आप लोग सब लोग बता दोगे तभी क्लास होगा। ठीक। हाँ, क्योंकि कल तो। लिटिल बोल रहे हैं ना, हेलो अभिनव। तो अब इसके बाद बोल रहे हैं कि अतुल से भी कह देना कि सब लोग मतलब मिल के जब भी फ्री रहें लोग इस टाइम पे हिस्ट्री क्लास के लिए,
तो उस हिसाब से क्लास रखना है, ठीक है ना। ठीक है, अब बाकी और कोई बीच में डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ग्रुप में क्वेश्चन करो ना, हम ग्रुप में आंसर, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी ठीक है। डाउट होगा, कोई भी डाउट हो, यहाँ तक जहाँ तक आप लोग पढ़े हो, क्योंकि उसके आगे पढ़ाए नहीं है तो उसके आगे डाउट क्लियर करना करेंगे तो समझ नहीं पाओगे आप लोग। इसलिए हम्म। इस बीच में कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत मैसेज करना, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है भैया। ठीक है। भैया, हाँ हाँ, बोलो बोलो। वो बोल रहे थे कि सिविक्स का जो लास्ट चैप्टर है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो ठीक कराने है, को सिविक्स में। कब कराना है बताओ। तुमको मतलब कि प्रॉब्लम तुमको ही है कि सबको है उससे रिलेटेड? हमको प्रॉब्लम है, बाकी का पता नहीं। तो अभिनव क्या बोलते हो, कैसे कर रहे हैं इसको? चलो ठीक है, अगर ऐसे मतलब कि नहीं, ऐसा ऐसा होगा तुम्हारा कि हाँ, मतलब कि मेरे थ्रू भी तुमको अगर समझना होगा तो बहुत बताना, हम भी समझा देंगे टाइम निकाल के तुमको। जैसे देख लेना, अच्छा, ठीक है। अब तुमको समझना है तो या तो अभिनव समझा देगा, देख लेना तुमको जैसे जहाँ समझ में आ जाए, ठीक है ना। प्रॉब्लम इसी, टेंशन नहीं लेना है, वो आपको आप लोग अच्छे से समझ लोगे, उसको अभिनव भी अच्छे से समझा देगा, एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। ठीक है। और एज सच अगर कभी फिर भी डाउट रहा तो बताना, हम फिर से उसको नहीं होगा तो एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है, और कोई दिक्कत, और कोई बात? नहीं, ठीक है। ठीक है ना, तो अब आप लोग मंडे को फिर मिलते हैं, ठीक है। मंडे को सारे लोग रहेंगे मंडे को, ठीक है ना। ये ठीक है भैया। दो तीन दिन का गैप है तो सारे लोग मंडे को रहना है, क्योंकि इसलिए आज हम क्लास नहीं किए हैं, टॉपिक आगे नहीं बढ़ाए, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, क्वेश्चन तो हम वैसे अभी तक देख लेते हैं, फिर से शुरू से लेके अभी तक का क्वेश्चन हम डाल देंगे, जैसे कि फर्स्ट से लेके फ्रेडरिक शुरू के पेंटिंग से लेके और रोमांटिसिज्म तक का क्वेश्चन हम उठा के फिर से एक बार आप लोग को मर्ज क्वेश्चन डाल देते हैं, वहां से लेके यहाँ तक का, ठीक है। ठीक है भैया। ग्रुप में डालते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा, कोई भी डाउट आएगा तो फिर आप कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। या फिर मंडे को तो हम आ ही रहे हैं, मंडे को फिर से डाउट सारा क्लियर हो जाएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, बाय आप लोगों को, बाय, गुड नाइट। बाय भैया। ठीक है, बाय।